देखो हम लोग मिसलेनियस एनर्जी सोर्स कर रहे थे और मिसलेनियस एनर्जी सोर्स में एक तो फ्यूल सेल और माइक्रोबियल फ्यूल सेल कर लिया, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा हम लोगों ने बायोमास गैसिफिकेशन देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले डिस्कशन में। अगला टॉपिक है बायोफ्यूल, ठीक है। अगला टॉपिक है बायोफ्यूल। अगला टॉपिक है बायोफ्यूल। देखो बायोफ्यूल क्या है समझो जरा। नाम ही कह रहा है, बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, यानी इसको हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बायो किससे आता है? बायोलॉजी से आता है, और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग्स, है ना, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। और फ्यूल खुद कह रहा है फ्यूल, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, यानी कहने का मतलब है ऐसा फ्यूल जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, है ना। ऐसा फ्यूल जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। अब बात होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है बच्चों प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है एनिमल्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये भी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और इनमें भी लाइफ होती है। बैक्टीरिया को भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वायरसेस को भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब सीधा हो गया, बायोफ्यूल जो होते हैं वो ऐसे फ्यूल होते हैं, दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो कहाँ से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड फ्यूल होते हैं उसको हम लोग बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में आप समझ सकते हो, दिस फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक लाइन में दिस फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी ऐसा फ्यूल जो कि सजीवों से मिलता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो पौधे, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, these all are the example of biofuel. Okay, these all are the example of biofuel. So these all are the example of biofuel. और आगे बढ़ते हैं। सुनो, बायोफ्यूल के डिफरेंट जनरेशंस हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो प्लांट्स है, तो प्लांट्स में जैसे हम शुगर केन से एथेनॉल बना सकते हैं। जैसे प्लांट है तो जट्रोफा से हम बायोडीजल बना सकते हैं। एनिमल है तो एनिमल कैस्क्रीटा से बायोगैस बना सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसकी मदद से हम लोग जैसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल देखा ही था पिछले लेक्चर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। फर्मेंटेशन वगैरह में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है 2023 के में से पूछा ही था कि वेयर इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द केस ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन। तो वहां पे आपको यहाँ का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, 2-3 अलग अलग जगह। एक एग्जाम्पल आपने पहले ही देख लिया, बायोगैस सिस्टम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो करीब 4-5 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसको आप कंप्लीट करके अपना आंसर लिख सकते हैं मेंस का, ठीक है। इट्स ओवरऑल अबाउट द बायोफ्यूल, एक इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम आते हैं जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल पे। तो अगली हेडिंग डालते रहो, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। अब जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में हम लोग पहले बात करेंगे, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में। अब देखो, जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है इसके अंदर क्या आता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं वो बायोमास को यूज करते हैं, ठीक है ना। पत्तियां वत्तियां ले लो, उनको जला दो, पेड़ पौधे ले लो, उनको जला दो। अब आप बोलोगे सर अगर पत्तियां लेंगे, पेड़ पौधे लेंगे तो पोल्यूशन होगा। होने दो, बेचारे खाना कहाँ से आएंगे गाँव वाले, एलपीजी बहुत महंगी है। अच्छा, गाँव में तो जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो लोग जाते हैं जंगलों वंगलों में, लकड़ियां बिनकर लाते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए। और कुछ तो ऐसा होता है कि स्पेशली कुछ पौधे लगाते हैं कि इसकी लकड़ियों को हम जलाएंगे खाना बनाने के लिए, ठीक है। यानी आज भी आपको बताऊं तो गांव में अच्छी खासी लकड़ियां जलाई जाती हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। बायोमास के अलावा अगली हम बात करें बायोगैस सिस्टम को। तो बायोमास और बायोगैस सिस्टम जैसे जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। Okay, these are the part of first generation biofuel. Biogas system you people already have seen from in the earlier lecture, ठीक है। इसके अलावा जो एडेबल प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स को फोकस करना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एडेबल प्लांट होते हैं जिनको हम लोग बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। द वन एग्जाम्पल इज द शुगर केन, जो गन्ने का पौधा होता है। गन्ने के पौधे से जब आप शुगर बनाते हैं तो इसमें कुछ पदार्थ बनते हैं, उस प्रोसेस में कुछ चीजें बनती हैं
जिनको हम मोलासेस कहते हैं, सीरा वीरा टाइप का होता है, ठीक है, मोलासेस कहते हैं। मोलासेस जो होते हैं वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोलासेस जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन देखो फिर आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके मेंस में आया था, यानी हम बायोगैस के अलावा इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। एक तो बायोगैस आप लिख सकते हैं, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की मदद से मीथेन बना था। दूसरा माइक्रोबियल फ्यूल सेल लिख सकते हैं जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में। यहां आपको फिर एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस मिल रहा है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको तीसरा एग्जाम्पल मिल रहा है, और उसकी मदद से जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही एथेनॉल है जो आपने पीछे के लेक्चर में मेरे से सुना था गैसोहॉल वगैरह के केस में, गैसोलीन प्लस एथेनॉल या पेट्रोल प्लस एथेनॉल। मैंने कहा था ये आपको आगे बताऊंगा शुगर केन वगैरह के टाइम में। देखो ये आ गया, क्योंकि जो एथेनॉल है वो एक बायोफ्यूल है, पौधों से मिलता है। तो जो पौधों से मिलता है कौन सा पौधा है, तो एग्जाम्पल आपके सामने, दिस इज द शुगर केन, गन्ने का हो गया। इसके अलावा एक पौधा है जिसका नाम है मक्का, मेज। मेज के अगर सीड्स वगैरह ले लो, मेज के सीड्स वगैरह ले लो, तो मेज के सीड में भी आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। फिलहाल आप उसको खाने वाला पौधा, आप उसको खाते हैं, लेकिन अगर कहीं मान लो मेज का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं रही, तो एथेनॉल के लिए बेच दो। शुगर केन का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, मार्केट वैल्यू नहीं रही, एथेनॉल के लिए बेच दो। बात समझ में आ रही है, एथेनॉल के लिए बेच दो। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो मेज वगैरह से जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं, इनको भी लेकर आप इनके फर्मेंटेशन से, इनके सीड से आप एथेनॉल बना सकते हैं। अल्टीमेटली फर्स्ट जनरेशन में आपको एक ड्रॉबैक दिख रहा होगा, है ना, लिखते रहना साथ साथ। इनमें आपको ड्रॉबैक क्या दिख रहा है, ड्रॉबैक ये दिख रहा है कि हम खाने वाले पौधों का मिसयूज कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जमीन दिया पेड़ पौधे के लिए, उनको खाना खाने के लिए, और उनसे हम तेल बनाकर उसको गाड़ियों में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, खाने वाले पौधों के साथ मिसयूज किया ना। तो ये एथिकली जो था फर्स्ट जनरेशन, वैसे देखा जाए तो ये उतना सही है नहीं। लेकिन अलग बात है कि सरकार जो है इसको अच्छा खासा प्रमोट कर रही है, और प्रमोट करने के पीछे कारण भी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना है। और तीसरी चीज, जो बायोफ्यूल जैसी चीजें होती हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक भी कम है, इनसे पोल्यूशन वगैरह उस लेवल का नहीं होता, तो दे आर नॉट डेंजरस। ओके एवरीवन, फाइन। ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ, ठीक है। यहां पर पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो फैक्ट बेस्ड है, और फैक्ट बेस्ड ही चीजों को समझ पाइएगा आप, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन के बाद चलते हैं, दैट इज अ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। इसके बाद चलते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। इसके बाद चलते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में क्या होता है जरा समझना। देखो बच्चों, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ पौधे हैं जिनका नाम है बायोडीजल प्लांट। बड़े इंपॉर्टेंट पौधे हैं ये, और ये किसी जमाने में यूपीएससी के क्वेश्चन हुआ करते थे, एज अ फैक्ट ही पूछ दिया जाता था, इनमें से कौन से ऐसे प्लांट है जिनको हम बायोडीजल पौधा कहते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको बायोडीजल प्लांट कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा, देखो एक पौधा है जिसका नाम है जट्रोफा, है ना। इसको हिंदी भाषा में रतन जोत के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। फिलहाल भारत में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब काफी स्टेट है, ठीक, हर जगह आपको जट्रोफा मिल जाते हैं। जट्रोफा के अलावा एक और पौधा है जिसका नाम है पुंगेमिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में रहा है। जट्रोफा और जट्रोफा के अलावा क्या हो गया, पुंगेमिया। जट्रोफा पुंगेमिया ऐसे 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 प्लांट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में हम लोग बायोडीजल पौधों के नाम से जानते ही हैं। इनका स्पेशली भारत में प्रयोग हुआ है बायोडीजल बनाने के लिए, इसलिए हम इनको बायोडीजल पौधा कहते हैं। पुराना पैटर्न यानी 2011 के पहले के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है, इनमें से कौन से पौधे हैं जो बायोडीजल पौधे हैं। तो एक एग्जाम्पल जट्रोफा मारना पड़ता था, एक पुंगेमिया मारना पड़ता था, जबकि जट्रोफा ज्यादा कॉमन है, ठीक है। जब इसके अलावा पुंगेमिया भी है, पुंगेमिया पिनाडा और जट्रोफा कर्कस। फिलहाल आप जीनस ही जानिए, आपको स्पीसीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जट्रोफा और पुंगेमिया में होता क्या है, इनका आप लीफ ले लो, इनका आप सीड्स ले लो। इनके लीव्स, इनके सीड्स में क्या होता है, एक्चुअल में लिपिड होता है। लिपिड एक तरह का फैट होता है, एक तरह की वसा होती है, एक ऑयल टाइप का पदार्थ होता है, जो इन पौधों के सीड्स, इन पौधों के लीव्स से मिलता है, ठीक है। जैसे गन्ने के स्टेम्स में क्या मिला था, शुगर जूसेस मिला था, उसको सड़ा बड़ा के फिर उससे हम लोगों ने एथेनॉल बनाया था। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इनके लीव्स और सीड्स के अंदर लिपिड पाया जाता है। हम क्या करेंगे, इस लिपिड को निकालेंगे और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन का नाम याद रखना, ट्रांस एस्टरीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस एस्टरीफिकेशन को शॉर्ट में टी लिख लो, है ना।
ट्रांसएस्टिफिकेशन की मदद से ये पूरा का पूरा जो लिपिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लिपिड है वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये जो लिपिड है वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया ट्रांस। और ये बायोडीजल, अब जैसे इधर देखो एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिला के यूज करते हैं, ऐसे ही बच्चों बायोडीजल को हम डीजल में मिलाकर यूज करते हैं। ओके, जैसे एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं, बायोडीजल को डीजल में मिलाते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन एक चीज है जो आपको सेकेंड जनरेशन में पहली जनरेशन से अलग लग रही होगी। क्या? पहली जनरेशन में अधिकतर पौधे हैं जो खाए जा रहे हैं, इसके अलावा और भी एडिबल पौधे हैं, सोयाबीन वोयाबीन भी लोग कहते हैं, उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, जहाँ जरूरत नहीं है, वहां पे इस तरह के पौधे, बहुत सारे और भी पौधे हैं जो एडिबल प्लांट हैं, उनको भी लिया जाता है। सेकेंड जनरेशन में जो पौधा है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो पौधा है वो नॉन एडिबल है, खाया नहीं जाता है। ये फर्स्ट और सेकेंड में एक जनरल तरीके से डिफरेंशिएट करने का तरीका है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड में। तो सेकेंड जनरेशन में जो पौधे हैं यहाँ पर वो खाए नहीं जाते हैं बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अभी सुनो, इसमें कुछ चीजें और बताता हूं। देखो, ऐसा है कि जो लिग्नोसेलुलोज मटेरियल होता है, जो लिग्नोसेलुलोज मटेरियल होता है, अब आप पूछोगे लिग्नोसेलुलोज क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, कुछ चीजें समझानी है और कुछ चीजों के बारे में बात करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिग्नोसेलुलोज ऐसा होता है, लिग्नोसेलुलोज क्या होता है, लिग्निन और सेलुलोज, ये क्या होता है, जैसे पौधे वगैरह होते हैं उनके सेल वॉल वगैरह में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, या कह लो पौधों में लिग्निन और सेलुलोज पाया जाता है। इन चीजों, जैसे पौधा है तो उसके सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती है तो आप समझ जाएंगे, या बायोटेक वगैरह में जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा। प्लांट हैव अ सेल वॉल एंड सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसके अलावा लिग्निन वगैरह भी पाया जाता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि देखो, पौधों के अंदर लिग्नोसेलुलोज होता ही होता है, वो नेचुरल फिनोमेना है। तो ठीक है, हम किसी बायोमास को ले लेते हैं जिसमें लिग्नोसेलुलोज की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और इस लिग्नोसेलुलोज को हम लेकर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जैसे एक फंगी है उसका नाम है ग्लायोक्लैडियम रोजियम। क्या नाम है? ग्लायोक्लैडियम रोजियम। अब इसलिए मैं बार बार इतने माइक्रोनिज्म पढ़ा रहा हूं, आपके पेपर में एक और मेन से क्वेश्चन में आंसर लिख लोगे। यहां पे एक माइक्रोनिज्म लिखा, एक और मिला। ग्लायोक्लैडियम रोजियम एक ऐसा फंगी है, कवक है, एक फंगाई है जो क्या करता है, लिग्नोसेलुलोज को बायोडीजल में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो, फिर मिल गया बायोडीजल। यानी कहने का मतलब है वो पेड़ पौधे जो सड़ रहे हैं, ठीक है ना, जिनमें लिग्निन और सेलुलोज है, उनके लिग्निन सेलुलोज को भी यूज कर सकते हैं, कहां, बायोडीजल बनाने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर और देता हूं, जरा समझो बच्चों, ठीक है। यहां पर मैं एक एग्जांपल और देता हूं ठीक है, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। ऐसा है, आप लोग ये बताओ, मेज के सीड से तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया, एथेनॉल बना लिया, यस और नो, ठीक है। मेज का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, तब किसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसान उसको ले जाके कहां बेच देगा, एथेनॉल वाली कंपनी को, और किसान अपना बढ़िया पैसा कमा लेगा। लेकिन एक बात सुनो, मेज प्लांट के अलावा, मेज के सीड के अलावा, मेज पौधे के तो और भी बॉडी पार्ट्स बचते हैं ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट। मेज के सीड्स को तो आपने यूज कर लिया, अब मेज का जो बचा खुचा पार्ट बचा उसको क्या बोलोगे, बाई प्रोडक्ट। तो मैं कह रहा हूं मेज के बाई प्रोडक्ट में भी ना, मेज के बाई प्रोडक्ट में बचा अच्छा खासा लिग्नोसेलुलोज पड़ा हुआ है। लो, एक और एग्जांपल मिल गया, मेज के बाई प्रोडक्ट में भी लिग्नोसेलुलोज पड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि हम इस लिग्नोसेलुलोज को ले सकते हैं, ठीक है, और इस लिग्नोसेलुलोज को भी हम मेज के बाई प्रोडक्ट को कहां कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोडीजल बनाने में। कितना इंटरेस्टिंग हुआ ना। मक्के का सीड जो है, मेज का जो सीड है उससे हमने एथेनॉल बना लिया, और मेज का जो बायो प्रोडक्ट है उससे हमने बायोडीजल बना लिया। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, मेज के बायो प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाते हैं, सॉरी बायोडीजल बनाते हैं, ये बात सही है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत ही प्यारा है ना, खूब सारे इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आप लोगों ने नीम पौधे का बीज देखा होगा, नीम सीड देखा है, बिल्कुल देखा है। नीम के सीड में ऑयल पाया जाता है, जब उसको पीसोगे तो उसमें से ऑयल निकलता है, और उसको हम लोग नीम ऑयल कहते हैं। नीम सीड में जो ऑयल होता है बच्चों, उसमें लिपिड पाया जाता है, वही लिपिड जैसे आपने अभी ऊपर जट्रोफा में देखा था। जट्रोफा फंगियम में लिपिड था, एक फैट का फॉर्म होता है। हम क्या करेंगे, नीम के सीड्स के उसके जूस निकालेंगे, जैसे जैसे सरसों का हम लोग निकालते हैं ना तेल, ऐसे नीम के सीड से तेल निकाल लेंगे, ठीक है। अब नीम के से तो तेल निकालेंगे लिपिड करके, इसमें ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रक्रिया कर लेंगे, ये वाला है ना। ट्रांसएस्टिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है
जो लैबोरेटरीज में यानी प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। और वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में यह काम करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इस लिपिड से बायोडीजल बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा सेकेंड जनरेशन है जो मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है। तो नीम के सीड्स में जो लिपिड होता है उसको यूज कर, वैसे तो नीम के सीड के बहुत सारे फायदे होते हैं। नीम के सीड से जो लिपिड उपिड जो ये चीजें बनती हैं इसको नीम ऑयल कहते हैं, है ना। और इस नीम ऑयल को अगर आप जला दो, है ना, जैसे नहीं हम लोग दिवाली में दिया हुआ लेकर उसमें क्या करते हैं, तेल वेल जलाते नहीं था, दीप प्रज्वलित करते हैं, है ना, दीपावली के टाइम में। सुनो, बिना दीपावली के तुम नीम का तेल लेके घरों के अंदर चला दो, इसको घर के अंदर मच्छर मर जाते हैं, नुकसान भी नहीं है, आपको मॉस्किटो कॉइल की जरूरत ही नहीं है। और नीम के ऑयल जो होते हैं बच्चों, ये एक तरह के बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स भी हैं। इनके घोल वोल बनाकर अगर खेतों में डाल दोगे तो कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। और ये कोई केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घर में जाके नीम की सीड को लाकर उसका तेल निकाल कर उसकी बाती बनाकर उसको जलाना पड़ेगा, उसके धुएं से मच्छर मर जाएंगे और आपके लिए वो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो नई जनरेशन है, मेहनत कहाँ करना चाहते हैं, पूरा तो आलसी हो गया है नया जनरेशन, है कि नहीं। देखिए ना, आप भी कहाँ सुबह जल्दी उठते हैं, कहाँ आसानी ज्यादा उठ के पढ़ते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, मन ही नहीं करता। तो क्या आलसपनी तो है, क्या हो गया, आलसपन ने आपको बर्बाद कर दिया नई जनरेशन को। और तीसरा आलस का जड़ जो मोबाइल फोन हाथ में दे दिया, अब उसी में बिजी हो गए हैं। पहले बिजी नहीं था तो आदमी चलता फिरता था, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी सब आप लोग की उम्र में कॉमन हो गया है। चलिएगा, इम्यूनिटी कम हो जाना, जल्दी थक जाना, ये सभी सेज का गुड़ है जो आप लोग के अंदर है। जो किसी जमाने में बुढ़ापों का लक्षण होता था, आज जैसे जवान लोगों का लक्षण हो गया ये, ठीक है। उठ नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं। चलिएगा, सब मोबाइल फोन आप लोग को बर्बाद कर दिया जिंदगी। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का क्या, लिग्नोसेलुलोज बाइमसीड, ये सारी की सारी चीजें हो गई। और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेकेंड जनरेशन पर एक बात मैं बता दूं, ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, जट्रोफा का जो लिपिड मिला या ये जो नीम सीड बीड का लिपिड मिला, इसको लैब में भेज दिया जाएगा। अब लैब में भेजने के बाद इसमें कैटलिस्ट वेटलिस्ट की मदद से पूरा केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन होगा और तब जाके बायोडीजल बनेगा। लेकिन इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बार बार मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन सुनो, किसी ना किसी तरीके से साइंटिस्ट कर ही डालते हैं, भले थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्लियर एवरीवन। अब हम सेकेंड जनरेशन के बाद बात करेंगे थर्ड जनरेशन बायोफिल। हेडिंग डालो, एक चीज और रुको, मुझे अब बताना चाहिए जो जट्रोफा है ना, जट्रोफा के बहुत सारे डायनेमिक रोल हैं और जट्रोफा अपने आप में अकेला भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या है जट्रोफा का डायनेमिक रोल? एक तो जट्रोफा के बारे में बताऊं, जट्रोफा में वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस पाया जाता है। जट्रोफा में वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस पाया जाता है। सर वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस का क्या मतलब है? वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस का मतलब है कि जट्रोफा जो है वो बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो जट्रोफा क्या करेगा, अपनी पत्तियां गिरा लेगा, तो वाटर का लॉस नहीं होगा, और वाटर का लॉस नहीं होगा तो एब्सेंस ऑफ, मतलब गर्मी में भी अच्छा खासा अपने आप को बचा कर रख लेगा। इवन मैं बताऊं तो दुनिया में हर जगह पे जहां पर आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, करीब करीब हर जगह पे आपको क्या मिल जाता है, जट्रोफा मिल जाता है। जट्रोफा में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, ठीक है। ऑयल वाला तो आप देख ही रहे हैं जट्रोफा, क्योंकि यूपीएससी 1 2 3 4 कर देता और किए दरा पे सारा सत्यानाश कर देता आपको। ऑयल सबको पता है लेकिन बाकी चीजें पता ही नहीं है, ठीक है। जट्रोफा वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी है वहां पे भी ग्रो कर जाता है। जहां पर पौधे हो सकते हैं करीब करीब उन सारी जगहों पर जट्रोफा मिल जाता है, ठीक है। और वैसे भी दुनिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में मिलते हैं ग्लोब पे। ध्रुवों पर कौन पौधा होता है भाई? लाइकेन वाइकेन होते हैं जो रेनबियर खाते हैं, खोद के बर्फ से निकालते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे आपको 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच ही मिलेंगे ग्लोब में। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में पौधे वौधे यहीं पर हैं। नई बात समझ में आ रही है? तो इसका सीधा मतलब है कि ग्लोब पे 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ में दुनिया में हर जगह पर आपको जट्रोफा मिल जाएगा। तो जट्रोफा को मैंने बोला वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, कुछ समझ में आ रहा है? जट्रोफा हैव अ मेडिसिनल वैल्यूज, सुनते रहेगा, सब इंफॉर्मेशन है। जट्रोफा हैव अ मेडिसिनल वैल्यू। सर किस किस बीमारियों में जट्रोफा का यूज कर सकते हैं? जैसे बोला जाता है कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनके केसेस में जट्रोफा के पौधे से जो केमिकल बनता है जट्रोफिन वगैरह करके उनको यूज किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए।
कुछ लोग ये बोलते हैं भैया देखो जो ऑर्थराइटिस वगैरह होती है ना, गठिया वठिया नामक बीमारी जो होती है उस केसेस में भी होता है। इस तरह कई ऐसी बीमारी, कुछ वुमेन के इश्यूज जो चलते हैं उस केसेस में भी होता है, मतलब है ना, कुछ मेंस्ट्रुअस वगैरह के केसेस में कोई दिक्कत हो, इसके अलावा कार्डियक्स वगैरह के केसेस में कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं जट्रोफा वगैरह को, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्या, जट्रोफा के और भी कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन 1 2 3 करेगा तो छोड़ना नहीं, मार लेना बढ़िया से। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन डन, सेकेंड जनरेशन डन। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन बायोफिल पर। हेडिंग डालो, थर्ड जनरेशन बायोफिल। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन बायोफिल। सुनो बच्चों, थर्ड जनरेशन बायोफिल। ठीक है, थर्ड जनरेशन बायोफिल में क्या आता है, सीधा पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। यहां पर आते हैं एल्गोइल, यहां पर आते हैं एल्गोइल, और एल्गोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल। एल्गोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल। तो थर्ड जनरेशन में आते हैं एल्गोइल। एल्गोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल। अब नो एल्गोइल में होता क्या है, देखो बच्चों, एल्गोइल में एल्गी जो होते हैं वो एक्वाटिक नेचर के प्लांट्स होते हैं। व्हाट आर दिस? दे आर एक्वाटिक इन नेचर। एल्गी क्या होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। दे आर ग्रोइंग इन वाटर बॉडीज। ठीक है, तो एल्गास आर एक्वाटिक इन नेचर एंड दे आर ग्रोइंग इन वाटर बॉडीज। ठीक है, अच्छा पहली बात, एल्गी के साथ, एल्गी होते क्या है कि स्पेसिफिक ग्रुप के प्लांट होते हैं। जब 9-10 की आप एनसीईआरटी जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं जब आप पढ़ते हैं, उसमें आपको मिलता है कि एल्गी जो होते हैं फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट, जिस वजह से बहुत सारे ग्रुप के पौधे होते हैं। ठीक है, तो एल्गी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के पौधे होते हैं। इनका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये होता है, ये सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं, लैंड पे नहीं ग्रो करते हैं। अब पानी में भी ये दोनों तरह के पानी में ग्रो करते हैं। अगर आपको फ्रेश वाटर मिल जाए वहां भी हो जाएंगे, मरीन वाटर मिल जाए वहां पे। फ्रेश वाटर का मतलब आप कहीं कॉन्टिनेंट वगैरह की बात करें, जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स। मरीन वाटर आप समझते हैं सी और ओशन, मतलब हर जगह एल्गी मौजूद है, हर तरह के पानी में। पहली चीज तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, पानी है एल्गा लगा लो, और पानी है एल्गा लगा लो, तो एल्गा से क्या मिल जाता है? असल में कुछ ऐसे एल्गा देखे गए हैं जिससे लगभग 70 से 80%, 70 to 80% इनका जो ड्राई वेट होता है, समझना 70 to 80% ड्राई वेट ऑफ एल्गी में लिपिड पाया जाता है। मतलब पूरे एल्गी में, उस एल्गी को पानी से निकालने के बाद अगर हम पानी से निकालकर धूप में रख दें, पूरा मॉइस्चर उसका उड़ जाएगा। तो कि जब पानी में होगा तो उसके सरफेस पे काफी हद तक तो पानी एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही आप सन की लाइट में रखेंगे क्या होगा? वो वहां से मॉइस्चर उड़ जाएगा। अब मॉइस्चर उड़ जाएगा तो उस एल्गी को क्या बोलेंगे? ड्राई वेट। अब उस ड्राई वेट के एल्गा का अगर हम वेट लेंगे तो 70% तक उसमें लिपिड मिलेगा। वही लिपिड जो अभी आप पीछे जट्रोफा वगैरह में देख रहे थे, वही लिपिड जो अभी आप पीछे नीम के ऑयल वगैरह में देख रहे थे। और यहाँ ये जो होगा लिपिड, वो आपको कुछ एल्गी में मिलेगा। ऐसे एल्गी ढूंढे गए हैं जिसमें अच्छी खासी मात्रा में लिपिड पाया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, लिपिड निकाल लीजिए। बाकी का आपको प्रोसेस पता है जो आपने पीछे देखा था। इस लिपिड को निकालकर ट्रांस एस्टिफिकेशन द केमिकल रिएक्शन करके इसको आप बायोडीजल में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे? बायोडीजल में कन्वर्ट कर लीजिए। और इस बायोडीजल को आप ले जाइए, डीजल के साथ मिलाकर प्रयोग में लाइए। ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस, फिर कहूंगा, इतना आसान नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में तो यही क्वेश्चन आ गया कि एल्गा बेस्ड बायोडीजल प्रोडक्शन इज नॉट ए इजी टास्क। हाँ भैया, क्योंकि इसीलिए बार बार बोल रहा हूं ट्रांस एस्टिफिकेशन इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये लाइन ऐसे ही पूछ दिया, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इट। यस, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इट। फिर मैं कह रहा हूं, पर फिर भी लोग कोशिश करके लैबोरेटरीज में केमिकल साइंटिस्ट होते हैं इसको बना लेते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनते चलिए, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है भाई। ठीक है, ड्राई वेट का मतलब होता है अगर कोई चीज पौधे के अंदर है, सॉरी पानी के अंदर कोई पौधा है, तो पानी उसके पौधे के सारे सरफेस पे चिपक जाता है। तो जब निकालोगे तो पानी भी उसे चूता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है ना, तो वो वेट हो गया। जब उसको निकाल के बाहर धूप में रखोगी तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सनलाइट में पानी उड़ के इवापोरेट होकर निकल जाएगा। अब जो पौधा सूख गया वो क्या है? ड्राई वेट। उसमें देखोगी तो 70% तक लिपिड आता है। हर पौधे में नहीं, कुछ में, जो मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है ना, जैसे क्या क्या है, 1-2 नाम मैं लिख देता हूं, पर आपके पेपर में कभी भी ये नाम नहीं पूछा जाएगा। आपकी किताब में अगर गलती से आप कभी पढ़ोगे जो मैंने रिकमेंड किया है, उसमें ये सब पौधों के
दिए गए हैं, बोट्रायोकॉकस, साइयोकाइट्रियम, ये सब कुछ एल्गी के नाम है। और भी नाम है, ड्यूनोलिला है, क्लोरेला है। इस तरह के ऐसे एल्गी हैं जिसमें अच्छा खासा लिपिड की मात्रा पाई जाती है। पर अगेन आई रिपीट, आपके पेपर में इस तरह के एल्गी वगैरह के नाम नहीं पूछे जाएंगे। और इवन ये क्वेश्चन 2017-18 में वैसे भी पूछा जा चुका है। ओके, 2017-18 में पूछा जा चुका है। एल्गा बेस्ड बायोडीजल प्रोडक्शन। ये बताओ यहां तक चीजें क्लियर हैं? कुछ नहीं है, फैक्ट है, चलते चलिए। बहुत सिंपल है कि एक फैक्ट को बोर्ड पर लिखा जा रहा है, उतारते चलिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और बात करनी है। क्या बात करनी है? ये जो थर्ड जनरेशन में हम लोग एल्गी से बायोडीजल बना रहे हैं, अल्टीमेटली यही हुआ, पूरी कहानी ये थी। जो एल्गी से बायोडीजल बना रहे हैं, ये जो थर्ड जनरेशन है, ये बाकी जनरेशन से कैसे बेहतर है, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग होगी हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, ठीक है ना। अभी आगे समझ में आ जाएगा कि थर्ड जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है। अभी हम पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, अंत में हम बताएंगे जनरेशन को कहने के पीछे कारण क्या है। रुक जाओ, पहले जनरेशन जान ले तब तो हम कारण जानेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों, हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, यानी जो थर्ड जनरेशन है वो कैसे इसके पहले की पीढ़ियों से बेहतर है। यानी एक बात और आपको बता दूं, एल्गी के पहले पूरी दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई चीज मानी जाती थी तो वो था जट्रोफा, ठीक है ना। जट्रोफा का क्रेज था पूरी दुनिया में, भारत में भी। लेकिन जब एल्गा आया तो एल्गा ने जट्रोफा के क्रेज को कम कर दिया। इसका सीधा मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एल्गा जट्रोफा से बेहतर है तो अपने आप एल्गा ओवरऑल सबसे बेहतर हो गया। बात समझ में आ गई? तो हम लोग यही प्रूफ कर देते हैं ना कि एल्गा जट्रोफा से बेहतर है, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिख देते हैं हम लोग कि नो कंपटीशन विद फूड क्रॉप। सही बात है, किसी भी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। क्यों? नो कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स। अरे भाई, पानी में पौधा लगा रहे हो, जमीन तो तुम लोगों ने बचा लिया ना। जट्रोफा के केस में क्या था, भले पौधा नॉन एडिबल था, लगा तो लैंड पे ही रहे थे ना, तो मिसयूज हुआ था कि लैंड का कि नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो पहला यहां पर एल्गी के से फायदा क्या मिला, किसी भी तरह का जो हमारे खाने वाले पौधे उनके साथ किसी भी तरह का कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको और बता दूं, एल्गा के केस में क्या था, एक जट्रोफा को बड़ा होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। और जब कोई पौधा या जीव बड़ा होता है तब जाके उसके बच्चे आते हैं। अब पौधों में बच्चे क्या होते हैं, उसके सीड होते हैं। और सीड कब आते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम एडल्ट हो जाते हैं, वैसे पौधों में बच्चे कब आते हैं, जब पौधे एडल्ट हो जाते हैं। तो अब ये बताऊंगा मैं आप तुम लोगों को कि जट्रोफा को एडल्ट पौधा बनने में 2 से 3 साल लगता है। इसका मतलब अगर आपको जट्रोफा लगा के एल्गी वो तेल चाहिए, पहले रुको 2 से 3 साल जट्रोफा को बड़ा हो जाने। जैसे आम लगाते हो, तुरंत लगाते इस साल आम मिल जाएगा, नहीं सर रुक जाइए, 5 से 6 साल उसको पहले पूरा बड़ा हो जाने दीजिए, फिर हर साल आम आना शुरू होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही जट्रोफा के केस में है। समझ में आ रही बात? जट्रोफा विल बिकम एन एडल्ट प्लांट इन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है ना। जट्रोफा विल बिकम एन एडल्ट प्लांट इन 2 to 3 ईयर्स, लिख लो, है ना। जट्रोफा विल बिकम एन एडल्ट प्लांट इन 2 to 3 ईयर्स, है ना। जट्रोफा को एक वयस्क पौधा बनने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। सो जट्रोफा विल बिकम एन एडल्ट प्लांट इन 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। तो जट्रोफा को एक एडल्ट प्लांट बनने में 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। बट एल्गा ग्रो इन 2 to 3 डेज। वाह, बट एल्गा ग्रो इन 2 to 3 डेज। तो सर एल्गी जो होता है किंतु 2 से 3 दिन में ही पैदा हो जाते हैं। और क्या, सुनो, थोड़ा फर्टिलाइजर डाल दो, उसमें गोबर ओबर डाल दो, उस तालाब में जहां पर एल्गा लगा रहे हो, या झील में गोबर ओबर डाल दो। गोबर न डालो, फर्टिलाइजर तो सुनो केमिकल लाके मार्केट वाला डाल दो, और बताओ अगर अच्छा खासा फर्टिलाइजर मिल जाएगा तो 2 से 3 दिन एल्गा को पैदा होने की जरूरत नहीं है। रात सुबह निकालो, कल फिर सुबह हो चुका होगा। ये तो सर कमाल हो जाएगा। फिर जैसे काऊ गिव अस मिल्क एवरी डे, जैसे गाय रोज दूध देती है, वैसे हमको रोज तेल मिलेगा। ये और क्या चाहिए? नहीं, कुछ लोगों को जोक ही नहीं समझ में आया। जोक समझने के लिए दिमाग होता है ना। चलिएगा, अच्छा तो सोचो सर बहुत बड़ी बात हो गई, तो यहाँ तो सर बहुत ज्यादा बल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, जट्रोफा के केस में बताओ 2-3 साल के बाद आएगा जट्रोफा, पहले बड़ा होगा, तब तक तो पता नहीं एल्गा से कितना तेल निकाल चुके होंगे।
कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा अब सुनो, तीसरी चीज एक और बताता हूं। जानते हो जब जट्रोफा की सीड्स वगैरह सब चीजें हम लोग ऑयल के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो जट्रोफा का वेस्ट बच जाता है, बाई प्रोडक्ट बच जाता है। नई बात समझ में? जट्रोफा को जब हम यूज करते हैं तो जट्रोफा के बाई प्रोडक्ट बच जाते हैं, है ना। और द वेस्ट ऑफ जट्रोफा जो होता है वो आसानी से रिसाइकिल नहीं होता है। तो वेस्ट ऑफ जट्रोफा नॉट इजली रिसाइकिल, यानी जट्रोफा के जो वेस्ट होते हैं वो इजली रिसाइकिल नहीं होते हैं, ठीक है, आसानी से, है ना, पुनर्चक्रण नहीं किया जा पाता है। नॉट इजली रिसाइकिल, ठीक है, नॉट इजली रिसाइकिल, तो आसानी से इनका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता। यानी कहने का मतलब है जट्रोफा का वेस्ट जो है वो हमारा समझ लो पर्यावरण के लिए नुकसानी हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब एल्गा के वेस्ट होते हैं, जब एल्गा को आप यूज करते हैं और उसका जो वेस्ट आता है, पता है एल्गा वेस्ट में प्रोटीन बहुत होता है। अब क्या चाहिए, और प्रोटीन रिच डाइट उठाओ, ले जाके कैटल को दो, मवेशियों को दो, गाय भैंस को दो। अब ये तुमको अच्छा खासा मिल्क देंगी, लो रोज मिल्क देंगी और खूब मिल्क देंगी। अब क्या चाहिए, फिर मिल गया। बट एल्गल वेस्ट आर गुड प्रोटीन कंटेंट, है ना, लिख लो, बट एल्गल वेस्ट आर गुड प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, बट एल्गल वेस्ट आर गुड प्रोटीन कंटेंट। वेस्टेज ऑफ जट्रोफा कैन नॉट बी इजली रिसाइकिल, सबको समझ में आ रहा है, बट एल्गल वेस्ट आर गुड प्रोटीन कंटेंट। अब एल्गल वेस्ट एक गुड प्रोटीन कंटेंट है, इसका मतलब है कि हम ये प्रोटीन कंटेंट दे दें किसको, जानवरों को, और जानवर अगर प्रोटीन रिच डाइट खाएगा तो क्या मिलेगा उसको, अच्छा खासा स्टेमिना, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट हमारे बॉडी की स्टेमिना बढ़ाता है। जो लोग जिम विम जाकर एकदम लगे हैं अपना मसल बढ़ाने के चक्कर में, दे दनादन लोग खूब प्रोटीन खा रहे हैं। और यहाँ देखो ये प्रोटीन दे रहा है आपको, डालो खेत में, लगाओ एल्गी, लगा बाओ तेल और करो एंजॉय और कमाओ पैसा, है ना। चलो अच्छा, तो सर ये तो हो गया थर्ड पॉइंट, रुको अभी, ठीक है, चौथा पॉइंट सुनो। एक कंपैरिजन किया साइंटिस्ट ने, हर चीज समझ में आनी चाहिए। अरे बहुत हल्का टॉपिक है और मजा इंटरेस्ट तो वो हम क्रिएट कर ही दे रहे हैं। इतना हल्का साइंस टेक है, तुम लोग को आज पहली बार लगा होगा, है कि नहीं? अगर नहीं लगा हो तो बोलो हाँ लगा है, फिर भी बोलने में क्या जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। सुनो बच्चों, चौथा पॉइंट में क्या है, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। जानते हो अगर 1 हेक्टेयर एरिया में साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा अगर मैं 1 हेक्टेयर एरिया में क्या करूं, जट्रोफा लगा दूं, और 1 हेक्टेयर एरिया में तालाब बना के हम वहां पे एल्गी लगा दें, तो उन्होंने कहा जट्रोफा या कोई और पौधा लगा दो। जानते हो करीब करीब 10 गुना से 100 गुना ज्यादा ऑयल मिलता है एल्गी से इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स। फेस एक्सप्रेशन ही नहीं बदला इन लोगों का। इतना मजेदार चीज बता रहा हूं, कह रहा हूं कि इन 1 हेक्टेयर एरिया में अगर हम एल्गा लगा दें, मतलब तालाब बना के, और 1 हेक्टेयर एरिया में ऊंट लगा दें या कोई और पौधा लगा दें या फिर जट्रोफा लगा दें, ठीक है, तो जानते हो एल्गा प्रोड्यूसेस अराउंड 10 to 100 टाइम्स मोर बायोडीजल देन जट्रोफा इन अदर प्लांट्स। समझ में आया? तो लिखो इन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया, किसी 1 हेक्टेयर एरिया या क्षेत्रफल में, इन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया, ओके, इन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया, किसी 1 हेक्टेयर एरिया या क्षेत्रफल में, ओके, इन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया एल्गा प्रोड्यूसेस, लिखो एल्गा प्रोड्यूसेस 10 to 100 टाइम्स मोर बायोडीजल। एल्गा प्रोड्यूसेस 10 to 100 टाइम्स मोर बायोडीजल, है ना। एल्गा प्रोड्यूसेस 10 to 100 टाइम्स मोर बायोडीजल देन जट्रोफा एंड अदर प्लांट्स, ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर एरिया में जो एल्गा होता है ना, वो करीब करीब 10 से 100 गुना ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है किसी अन्य पौधे की तुलना में। ये बात समझ में आ रही है? इसका सीधा मतलब है कि सर ये तो कमाल की चीज हो गई सर। तो यहां सुनो, एक नोट भी लिख डालो अगर कमाल की चीज हो गई, कि अगर इस तरह के बिजनेस में अगर किसान जाता है तो उसके लिए अच्छा खासा पैसे का फायदा होने वाला है, वो अच्छा खासा अपना सोर्स ऑफ इनकम कर सकता है। यानी मैं कह सकता हूं नोट में क्या है, इट इज इकोनॉमिकली वायबल। क्या है ये? इट इज इकोनॉमिकली वायबल। तो क्या हुआ, ये इकोनॉमिकली वायबल है, तो लिख लो, है ना, किसानों के लिए पैसा वैसा अच्छी कमाई हो जाएगी। इट इज इकोनॉमिकली वायबल फॉर फार्मर्स। तो किसान अगर इस तरह के बिजनेस में जाते हैं तो अच्छा खासा उनका आय का साधन है ये, इकोनॉमिकली वायबल। और दूसरी बात सुनो, इसमें एक चीज और बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम क्या है ना, बट
ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। उसी में आगे कर लो, बट ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। किंतु ट्रांसएस्टरीकरण वाली जो प्रक्रिया है ये एक जटिल प्रक्रिया है, काफी डिफिकल्ट होता है इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर एवरीवन? अब ये आपके पास हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अभी भी देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का हो गया। क्या बोला हूं तुम लोगों को, बायोफिल पे 5-6 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन पूछा है, रुको अभी, ठीक है। और सुनो, अब हम लोग थर्ड जनरेशन इज बेटर हो गया कि नहीं हो, जल्दी बताओ। बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। अब सुनो, अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ओके, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। अब देखो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं बस। देखो, एक तो बच्चों लिख लो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एक तो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एक होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, और दूसरा होगा, है ना, वो जो जीन रूपांतरित पौधे होते हैं, और दूसरा जो हम लोग पीछे पढ़े थे माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, वो जो सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं छोटे छोटे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे प्रोडक्शन वाला जो इलेक्ट्रिसिटी था जिसको माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया किस काम के लिए, फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्यूल के लिए कहाँ यूज किया गया है, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। 150 वर्ड का क्वेश्चन है आपके पेपर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 2023 के मेंस का, ठीक है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल फिलहाल पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सुन लो, एक लाइन में ऐसा होता है कि जिस कंट्री के यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट काफी एडवांस है, जिस कंट्री के यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट अच्छा खासा एडवांस है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री में जीन वीन का हस्तांतरण कर, इधर उधर से ट्रांसफर कर, फिलहाल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको समझ में आएगा, वो क्या कर रहे हैं, उस पौधे के अंदर लिपिड के फॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ सर्टेन जीन, है ना, क्या हो रहा है, लिपिड फॉर्मेशन इनटू द प्लांट बॉडी इंड्यूसेस, और अगर बढ़ गया जीन के हस्तांतरण के बाद इन पौधों में, तो वो पौधे आपको लिपिड ज्यादा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो पौधे हैं वो जीन के ट्रांसफर के बाद हुए हैं, इसलिए इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बच्चा जो है ये चौथी जनरेशन का बायोफ्यूल है, याद रखिएगा। क्लियर? ये किस जनरेशन के बायोफ्यूल में आएगा, चौथी जनरेशन के बायोफ्यूल में आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एग्जाम्पल लिखकर और यहां से निपट लीजिए, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आपको समझ में आ जाएगा बायोटेक में और डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लेके निकल लीजिए। और माइक्रोबियल फ्यूल सेल में कुछ बोलना ही नहीं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूल सेल और माइक्रोबियल फ्यूल सेल पढ़ा था, ठीक है। अब सुनो, 1 मिनट और। अब एक क्वेश्चन आता है जो इस बच्चे ने पूछा है कि सर ये बताओ ये क्या जनरेशन चला रहे हो, पहला या दूसरा, ये सब क्या है, सर बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा। ऐसा है, ये सब जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हुआ, बुद्धि आई, विवेक हुआ, दिमाग लगा एंड इंटेलिजेंट बने, तब धीरे धीरे को समझ में आया ये देखो और भी अल्टरनेटिव फ्यूल हैं जो पौधों वौधों और इस सब तरीके से ले सकते हैं। तो पहले लोगों को मिला अरे तेरे की शुगर केन से कर सकते हैं, अच्छा, फिर धीरे धीरे लोगों को लगा शुगर केन मेज क्यों करे, अरे हम तो ऐसे पौधे भी ले सकते हैं जो बिना खाए वाले, फिर लोग धीरे धीरे जटरोफा की तरह शिफ्ट हुए, फिर धीरे धीरे लोगों को नॉलेज आई है देखो कुछ भी लगाओ जमीन बर्बाद कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड जनरेशन वाला हो, तब लोग पहुंचे चलो पानी की तरह चलते हैं, एक और नॉलेज आया, फिर धीरे 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 और आगे बढ़ा, समय गुजरता गया, लोगों को और नॉलेज हुआ, कहा ये देखो बायोटेक से हम जीन वीन को ट्रांसफर करके भी पौधों के अंदर कर सकते हैं। इस तरह जैसे जैसे लोगों को नॉलेज होता गया वैसे वैसे अगली जनरेशन का नाम आता गया। तो सर आज क्या है, आज क्या है, आज के संदर्भ में जिसके पास जो स्रोत या रिसोर्स है वो अपना सब चला रहा है। अब हमको ये बताओ भारत के अंदर कौन सा चल रहा है, अपने अपने आईक्यू के बेस पे बताइए। हमारे यहां शुगर केन होता है, तो बताओ पहला जनरेशन होगा कि नहीं होगा? क्या हमारे यहां जट्रोफा होता है? तो क्या हम सेकंड जनरेशन करें कि ना करें?
यस सर। क्या हम एल्गी हमारे यहाँ होता है, पानी वानी है, होता है, तो क्या हम थर्ड जनरेशन करें? हाँ करें। यह बता हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ अच्छा है, किसी लायक नहीं है। तो सर इसका मतलब यह है कि हमारे इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च कोई बहुत बढ़िया है नहीं, तो हमारे इंडिया के संदर्भ में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बेहतर है। समझ गए सर? जिस कंट्री के पास जो रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो कंट्री जिस हिसाब से जरूरत है, जिस हिसाब से रिसोर्सेज हैं, उस कंट्री में वो जनरेशन चलाएगा। हमें किसी और कंट्री से क्या लेना देना? हमने भारत के बारे में सुन लिया कि हमारे कंट्री के लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बेहतरीन होगा। एक मिनट, ये बताओ अमेरिका में कौन सा चलेगा? अमेरिका में फोर्थ या ऑल? बहुत बढ़िया, अमेरिका में ऑल होगा। सुगर केन है, मेज है, एल्गी है, वानी है, जट्रोफा है, पुंगेमिया है, और उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च तो रिसर्च है। तो अमेरिका में चारों चलेगा। इस बार अगर आप उत्तर दे दिए तो मान लेंगे आप लिटरली जीनियस हैं, है ना? सर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? हमको बताओ गल्फ कंट्री में कौन सा लें? एकदम सूखा है वो, वहां पानी भी नहीं है, सबको पता है। गल्फ कंट्री में कौन सा लें? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जहां पे मतलब पानी कम हो वहां भी हो जाए, और फोर्थ का मतलब कोई पानी ही नहीं है। सब लोग इस आंसर से सहमत है कि नहीं? नो सर। हाँ बाकी लोग बोल दें। बहुत सही, यही हुआ आईक्यू। वहां पे जरूरत ही नहीं है गधों, इतना वहां पे तेल है कि पूरी दुनिया को बेच रहे हो, काहे किसी उस पे जाएंगे सब? इनका कैका साल तक तो तेल नहीं खत्म होगा। देखिए ये आईक्यू का क्वेश्चन था, आपका प्रेजेंट माइंड नहीं है, तो हम क्या करें? रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गए। आंसर गलत है लेकिन नहीं, हम सही होंगे। अरे तो हम क्या करें? जब आपसे कर लीजिए, जाके अपना मार्क्स अपनी कॉपी पे खुदे लिख लीजिएगा, हमसे क्यों हमारे पढ़ना आए हैं? एक से एक है। गल्फ कंट्री में जिसके पास इतना तेल है, पूरे दुनिया को तेल भेज रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन पे जाएगा? सेकंड पागल है क्या वो? हमारे पास इतना पैसा कि हम किसी का नौकरी करेंगे? पागल है क्या हम? नहीं, हम वो बोल नहीं रहे कि ऐसा है, हम बता रहे हैं कोई ऐसा हो तो। रुको, अभी ये लंबा टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे बायोफिल पॉलिसी पर। देखो बहुत मजेदार टॉपिक है। अरे भरा हुआ है क्वेश्चन भाई, इधर आओ। यहीं पे हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल पॉलिसी पर, और बायोफ्यूल पॉलिसी के बाद हम लोग यहीं पर बात करेंगे फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पर। ये सारी चीजें समय के साथ साथ आने वाली जनरेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। बायोफ्यूल में हम लोग बात कर लेते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी पर, और फिर बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पर। देखो बच्चों, बायोफ्यूल पॉलिसी है क्या? सुनो जरा। ऐसा है, बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो देश में लाया गया 2018 में। तो व्हेन द बायोफ्यूल पॉलिसी केम इन 2018, ठीक है ना? और बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 में लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भाई ऐसा है कि 2022 तक आते आते हमारे देश में E10 की शुरुआत हो जाएगी। E10 का मतलब होता है 10% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल। सरकार E10 लिखती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस बार मैं 10% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल की जगह सरकारी तरीके से E10 लिख देता हूं, जो इनके गवर्नमेंट के साइट्स पर लिखे होते हैं। तो समझ गए सर, E10 की मिक्सिंग पेट्रोल के साथ शुरू हो जाएगी। और E10 का मतलब क्या हुआ? 10% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल। और फिर यहां पर बोला गया आने वाले समय में 2025 तक E20 की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। किसके साथ? पेट्रोल के साथ। और हम आपको पहले भी बताएं, फिर बता देते हैं, सुनो, एथेनॉल पेट्रोल में ही मिलाना, ठीक है ना? और बायोडीजल डीजल में ही मिलाना। ऐसा न कर देना पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल मिला देना। अगर किसी को मिला दिए गाड़ी में तो उसको बताओगे तो उसकी आत्मा सूख जाएगी। समझा गया? कर दिए इंजन तो उसका अहस नहस, लाखों रुपए का उसका खर्चा तुम बैठा दिए। ठीक है, आइए, ये हो गया। और सुनो, और बाई 2030 तक आने वाले समय में हम लोग बायोडीजल की मिक्सिंग शुरू कर देंगे। किसमें? डीजल की लगभग 5%। किसके साथ? डीजल के साथ। अब सर ये बताओ, ये सब टारगेट बायोफ्यूल पॉलिसी में जो बनाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, बिल्कुल, ये तो सर आपने मुझे कुछ फैक्ट्स दे दिए।
सर इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है? देखो सारी चीजों के पीछे कारण ये है, इधर देखो मैं समझाता हूं कारण क्या है। असल में भारत जो है लगभग 70% से 75% प्लस माइनस थोड़ा और मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है ना। कहा क्या करता है? इंडिया इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स, इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल। तो सर इसका मतलब हम अपने कंट्री में हार्डली 20-25% ही अपने कंट्री के अपने रिसोर्सेज से अपनी डिमांड को पूरा कर पाते हैं, जो पेट्रोल हमारे कंट्री के अंदर के फॉसिल फ्यूल से मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब तो सर बड़ा खतरनाक कंडीशन है। अगर बाकी कंट्री इंडिया को तेल देना बंद कर दें तो 70% गाड़ियां और व्हीकल हमारे इंडिया के रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। अब बताओ अब क्या किया जाए? और सरकार ये कहती है कि इन 70% से ज्यादा इन गाड़ियों में पेट्रोल और टोल को भरने के लिए जो हमको खरीदना पड़ता है, इससे हमारे देश का पैसा खर्च होता है, क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन और जो चीजें आती हैं ये चीजें हमें दूसरे कंट्री को देनी पड़ती है उनसे तेल खरीदने के लिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सरकार कह रही है ऐसा करते हैं कि क्यों ना आने वाले 2030 तक यानी बाई 2030 तक 20% रिडक्शन करते हैं, 20% रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये है आपका टारगेट बायोफ्यूल पॉलिसी का। बाय 2030 20% रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। बाय 2030 20% रिडक्शन, अप टू 20% कर लो, मतलब 20% तक पहुंचना है। अप टू 20% रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, अप टू 20% रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये करना है। समझ में आई बात? इससे हमारे देश का पैसा बचेगा, तेल खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी, और तेल खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी बच्चों तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में होगा, तो हमारे देश में उसको विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, सोशल स्कीम्स प्रोग्राम्स होंगे, और सरकारें इलेक्शन को जीतने के लिए महिलाओं को 3000 रुपए अकाउंट में डाल देगी, किसी को फोकट में कुछ दे देगी। वो जो चारे डालती है ना सरकार, चाहे बीजेपी कांग्रेस, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां खर्च करेगी, या फिर एमपी एमएलए को खर्च करेगी। अब क्या खरीदने करेगी ये भगवान मालिक है। आप लोगों के साथ वही होने वाला है, आप गरीब पे गरीब ही रहने वाले हैं। चलिए आइए आगे बढ़े। अब ये सरकार जाने, सरकार बहुत होशियार है, वो हमारे लिए नहीं वो अपने लिए आती है। चलिए, ये सभी राजयोग है, प्रधानमंत्री बनना, सीएम बनना, डीएम तो मजदूरी की नौकरी है, चलेगा, है ना, मजे तो ये लोग कर रहे हैं, चलिएगा। इसीलिए एक लड़का आया, उसका 6 अटेम्प्ट खत्म हो गया, फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस में था, समझ गए ना। अभी तो नेतागिरी कर ही सकते हैं, डीएम लोग हमारे अंदर आएंगे। हम कहे यार इतना कॉन्फिडेंस हम पहली बार देखे हैं। चलो 6 अटेम्प्ट खत्म होने के बाद सर अभी भी गया नहीं, अभी भी हम कुछ नहीं, नेतागिरी करेंगे। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि नेतागिरी सबको लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट है आज के जमाने में, 2 करोड़ लगाए 20 करोड़ कमाए, चलेगा। और सबको पता है जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसमें मिल जाइए, करप्शन कर सकते हैं आप। अपोजिशन में रह के आप करप्शन नहीं कर सकते हैं, आप पार्टी के अंदर रहकर उस पार्टी जो पावर में उससे रह के आप करप्शन कर सकते हैं। कमाइए खूब जमकर, और क्या, सब तो लूट ही रहे हैं। आप कौन सा देश के लिए खेमका जैसा आईएएस बनने जा रहे हैं? अभी तो लूटने ही जा रहे हैं। चलिए, भगवान मालिक है आप लोगों का। अच्छा ये बताओ, एकदम समझ में आ गया बायोफ्यूल पॉलिसी? हाँ, अब इधर आइए। सर ये बताओ, ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है? सुनो, ऐसा है, ये सब जब गाड़ियां आएंगी, ये बताओ पहले सब समझ में आया कि नहीं आया? इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम लोगों को, सोच लो, है ना, एकदम एक ही सांस में 3 लाइन खींच जाता हूं। कोई नहीं कह रहा हाँ सर बहुत मेहनत करते हैं आप, है ना। हाँ अच्छा, अब सुनो, है ना, सुनो, ऐसा है बच्चों, ये बताओ ये सब जो गाड़ियों में तुम E10 डाल रहे हो, E20 डाल रहे हो, ये सब भैया कैसे यूज करोगे? ऐसे यूज करोगे कि ऐसी गाड़ी का इंजन मिले मार्केट में जहां ये सब मिक्सिंग ऑफ फ्यूल चल पावे। नहीं समझे? तुम गाड़ी का इंजन फ्लेक्सिबल वाला बनाओगे ही नहीं, और सोचोगे कि E10 मिक्सिंग वाला पेट्रोल आके गाड़ी में चलाएंगे, अरे गाड़ी हमारी बैठ जाएगी। समझ गए सर? इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के फ्यूल को यूज करने के लिए सरकार इस तरह के इंजन लाएगी। समझ में आई भी बात की नहीं?
सरकार इस तरह के इंजन लाएगी और इस तरह के इंजन की मदद से क्या होगा, इस तरह के इंजन की मदद से हम लोग इस तरह के ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। इसी को बोला गया फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन ऑफ फ्यूल। अब तुम हमको एक बात बताओ, हम भैया दिल्ली से चले इंदौर के लिए पोहा खाने, ठीक है, अपनी गाड़ी से, और हमारी गाड़ी है 20% एथेनॉल पे चलने वाली। हमको पता चला रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया, 20% एथेनॉल कहीं मिला ही नहीं। अब क्या करेंगे, हम फिर दिल्ली लौट के जाएंगे? पागल है क्या? अब हम रास्ते में क्या करेंगे, कहीं आएंगे तो कहीं 10% वाला एथेनॉल भी मिल गया मिक्सिंग, तो भी वो गाड़ी में यूज कर लें। क्यों? जो कि मेरी गाड़ी का इंजन फ्लेक्सिबल ऑप्शन वाला है। नहीं तो फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहां भरा के फिर आएंगे, फिर वहीं खत्म हो जाएगा जहां खत्म हुआ था, फिर पीछे जाए, हम कभी इंदौर का पोहा खा ही नहीं पाएंगे। सर्राफा तो छोड़ो, 56 की तो ऐसी तैसी, एक दुकान भी हम नहीं खुशबू ले पाएंगे, खाना तो किनारे समझो। कुछ समझ में आ रही है बात? बहुत सही सर, हम समझ गए, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ऐसी गाड़ियां जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन ऑफ फ्यूल को रखा जाए वो मार्केट में लाना पड़ेगा, नहीं तो इसको मिक्सिंग का तो ये अपने आप ही फ्लॉप हो जाएगा, इसको यूज कौन करेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसीलिए बच्चों यहीं पर आपको मैं खट से फ्लेक्सिबल व्हीकल बता देता हूं। तो सर अभी क्या, अभी क्या आप सबको पता है 25 में जब देख लीजिएगा सब शुरू हो जाएगा, अभी 22 वाला शुरू हो चुका है, आप 24 में आए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये वाला शुरू, पता है 22 के पहले हम लोग 8.5% मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल पेट्रोल में यूज कर रहे थे अपनी गाड़ियों में, कुछ कुछ पेट्रोल पंप आपको दे रहे थे, फिलहाल अब तो 10% है। एकदम बात समझ में आई या नहीं आई? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन ऑफ फ्यूल। बहुत सही, क्लियर? चलो अब हो गया बायोफ्यूल पॉलिसी डन। आगे आने वाले भविष्य में अभी देखते हैं कितने फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल हैं। अभी तक जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, तब तक अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। थर्ड टाइम जब रवि सर आपको मिलेंगे उस समय आपको कुछ बताऊंगा। थर्ड टाइम रवि सर का मतलब होता है जब भी अप्रैल मई आता है रवि सर करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं, ठीक है, उस समय आपको देखेंगे, कुछ नया होगा तो आपको बताया जाएगा। अभी आप स्टैटिक विद करंट अफेयर्स इतना ही लेकर चलिए, ओके। ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि साइंटिस्ट इसको आसानी से नहीं कर पाते, इसकी टेक्नोलॉजी अभी ठीक से डेवलप नहीं कर पाए हैं। बस धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस चीज को और अधिक विकसित किया जाएगा। फाइनली अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक की तरफ। वाओ, और नया टॉपिक है कुछ बड़ा, और उस बड़े टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। इस बड़े टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम चलते हैं बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब सुनो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है। देखो बच्चों ऐसा है, न्यूक्लियर एनर्जी को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं, और मैं कभी भी अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करता हूं, इसीलिए मैं हमेशा सक्सेसफुल टीचर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ इधर आइए, है ना। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। हेडिंग है बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और बेसिक कंसेप्ट में भी हम लोग एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि हम लोग को पहला ही चैप्टर मिला था 9th-10th में, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग थोड़ी देर पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो अब पहले हम तुम लोग को एक बात बताते हैं, 15-20 मिनट पहले सुनते जाओ। ऐसा है बच्चों, केमिस्ट्री में हमेशा यूनिट जो शुरुआत के दिनों में जब मैंने पहले पढ़ाई की तो मैंने सुना, जानते हो केमिस्ट्री की जो यूनिट होती है वो एटम होता है ना।
परमाणु, या इसी को आप एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व। मैंने पढ़ा भैया एटम और एलिमेंट केमिस्ट्री की यूनिट्स होती है। फिर बाद में पता चला नहीं नहीं, एटम वैटम कैसे हो सकते हैं, एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने होते हैं, तो उससे छोटा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूनिट होना चाहिए ना। फिर बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज के बने होते हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, टाउ। सर ये क्या बता रहे हैं, हम तो कुछ और ताऊ सुने आपके यहाँ, टाउ बता रहे हैं। रुकिए अभी, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको पार्टिकल फिजिक्स में बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी, है ना, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें जो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगी कहां, जब मैं आप लोगों को बच्चा पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए चलो एटम या एलिमेंट ही है जो केमिस्ट्री का क्या है, यूनिट है। लेकिन याद रखिए एटम से भी छोटी चीजें होती हैं और उससे भी छोटी चीजें होती हैं। अरे मतलब क्या इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग 2 ही मिनट में। इधर सुनो, अब ये बताओ जो एटम और एलिमेंट जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, कुल कितने एलिमेंट या एटम है जो केमिस्ट्री में अभी तक पढ़े गए हैं, ढूंढे गए हैं, बताए गए हैं। और शायद आप लोगों को पता होगा हमारा तो चैप्टर नंबर 7 था 9th-10th में, आप लोग कौन सा था केमिस्ट्री किताब में पता नहीं, और उस चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। उसमें हमारे टाइम में हम लोग 112 एलिमेंट पढ़ते थे, बाद में 118, 119 कितना करे, कौन सा हम लोग के पेपर में 12 या 18 आने वाला है। हम भी चलो अपना पुराना जमाना लिख देते हैं, 112 एलिमेंट खोजे गए हैं। फिर मैं कह रहा हूं आपके पेपर में नंबर ऑफ एलिमेंट कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए 112 है, अगर दर्द हो रहा है तो 118 लिख लीजिए, ठीक है, चलिएगा। अब ये जो 112 एलिमेंट जो केमिस्ट्री में ढूंढे गए हैं, समझो अभी बहुत बढ़िया से पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 112 एलिमेंट ढूंढे गए हैं भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, तो यहां आंसर है नहीं। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर बोलूंगा भैया, देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, एटम्स या एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं, यानी प्रकृति में जो चीज पाई जाती है उनसे उनके बाद बनते हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो बच्चों यहां पर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम को हम लोग यूज करेंगे एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल। अभी तक आप लोग जो फ्यूल पढ़ रहे थे क्या था? पेट्रोल था, कोयला था, डीजल था, सीएनजी था, पीएनजी था, एलएनजी था। अब सुनो थोड़ा एडवांस चलो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो सर यहां इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये फ्यूल यूज किए जाएंगे क्या? और इन फ्यूल को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी में जो फ्यूल यूज किया जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये बताओ कौन से न्यूक्लियर फ्यूल हम लोग यूज में लाते हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम। बहुत सही। इनमें से यूरेनियम और थोरियम तो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं। अब देखो यूरेनियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहां? ऑस्ट्रेलिया। थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहां? भारत। प्लूटोनियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहां? कहीं नहीं, क्योंकि प्रकृति में है नहीं तो दुनिया में कहां है? अच्छा, तो सर फिर प्लूटोनियम आया कहां से? प्लूटोनियम कहां से आता है? जब यूरेनियम टूटता है तो उनके कचड़ों में समझो प्लूटोनियम होता है। ओ, तो यूरेनियम का कचड़ा है ये, हाँ, मतलब उसके अंदर कहीं है क्या? अब उसके बाद निकलता है, हाँ, मतलब प्लूटोनियम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब प्लूटोनियम नेचुरल हुआ या डिराइव्ड? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एक चीज और सुनो, जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो जैसे मान लो कार्बन यहाँ 6 है, मान लो यहाँ 6 और 12 है, ऐसे हम लोग केमिस्ट्री में कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो कार्बन मान लो है, तो कार्बन को कैसे लिखे हैं? 6 और 12। अब देखो कार्बन 6, 12 होता क्या है? देखो यहाँ पे जो 6 है वो है बच्चों, इसको स्कूल टाइम में सब पढ़े हो, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को कहते हैं एटॉमिक मास, और इसके बहुत सारे नाम और हैं, एटॉमिक वेट, मास, नंबर, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो नीचे हो गया एटॉमिक नंबर, ऊपर हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या मास नंबर। अब सुनो होता क्या है, जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और जो एटॉमिक मास है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन को। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग पढ़ते थे एटॉमिक मास, और स्कूल टाइम में 9 10 में पढ़ते थे भैया एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताता है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जानना चाहूं कार्बन में तो कितना होगा 6 या 6, और ऊपर न्यूट्रॉन पता करूं तो नीचे से प्रोटॉन 6 प्लस n = 12, तो बाकी बचा n = 6। इस तरह करके हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता देते। 9 10 के एग्जाम में बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। तुम लोग नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें। हमारे जमाने में तो यही सारे क्वेश्चंस होते थे, इसीलिए हम मिनिमम सबको बोलते हैं भाई 9 10 की एनसीईआरटी एक बार देख ही लेना। ये सब हल्की हल्की चीजें तुम्हारे दिमाग में फिर से आ जाएंगी और ज्यादा टाइम लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों की किताब है, छोटी छोटी है ना किताबें हैं, बड़ा बड़ा फोटोग्राफ है, सुंदर सुंदर लगने वाली चीजें हैं, बस काम की चीज थोड़ी थोड़ी है, पढ़ो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पर आपको कार्बन 6 और 12 मैंने समझा दिया। सुनो एक चीज समझो, अब एक बात बता, न्यूट्रॉन कहां है? नीचे के ऊपर? नीचे है कि ऊपर है? इतना आसान क्वेश्चन कभी हो सकता है? हाँ सर ऊपर है, क्योंकि न्यूट्रॉन ऊपर दिख रहा है, नीचे है ही नहीं। कुछ हम समझा रहे हैं, जरा समझो। अगर बच्चा हम इसमें एक न्यूट्रॉन को जोड़ दें, ये देखो, अगर हम एक न्यूट्रॉन जोड़ दें तो नीचे का नंबर बढ़ेगा कि ऊपर का नंबर बढ़ेगा? जल्दी बोलो, ऊपर का, क्योंकि ऊपर न्यूट्रॉन है। तो इसका सीधा मतलब है जो कार्बन है 6, ऊपर 12 लिखा वो 13 हो जाएगा, ऊपर एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन ऊपर है। यस और नो? इसका मतलब एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास की वैल्यू को बढ़ाता है, जो कि एटॉमिक मास में होता है न्यूट्रॉन। क्लियर? और स्कूल टाइम में हम लोग इसको क्या कहते थे? स्कूल टाइम में हम लोग कहते थे अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास वेरी है, इसको हम लोग कहते थे आइसोटोप्स। और इसका मतलब होता है कि दोनों है कार्बन ही, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर बदल जाने से एक 12 और 13 हो गया, और दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग हो गया। एवरीबॉडी क्लियर? अब दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। असल में इस पूरे चैप्टर में इतने सारे आइसोटोप बताऊंगा, तो उसके पहले बता दूं आइसोटोप होते क्या। आइसोटोप किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा रूप होते हैं, मोर देन वन फॉर्म ऑफ एलिमेंट होते हैं, जहां उनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। और एटॉमिक मास अलग अलग होने से इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग होती है। क्लियर? अब सुनो, असल में इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला। यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 234, यूरेनियम 92 233, प्लूटोनियम 90 239, प्लूटोनियम 90 240। सर आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, मन कर रहा है तुम लोगों को कुछ आइसोटोप के नाम अभी सुना दे, आगे सब आएगा तो दोस्ती हो जाएगी पहले ही से, ये सब अभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा है, जब मम्मी घर में खाना बनाने जाती हैं तो पहले सामान इकट्ठा करती हैं, है ना, ये आ जाए वो आ जाए। तो हम भी अभी न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत करने के पहले अभी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जिनको कभी एनसीईआरटी भी न पढ़े और न पढ़ेंगे, उन्हीं पे अपना किस्मत आजमाना है। तो हम सोच रहे हैं चलो इनको 9-10 की एनसीईआरटी एक बार पढ़ाई देते हैं। कुछ समझ रहे हो? इसीलिए हम तुम लोग पे ट्रस्ट कभी करते नहीं हैं। ठीक है, आइए, जो तुम जो पढ़े हो कैसे पढ़े हो भगवान ही मालिक है, तब उसमें से अपने काम की चीज एक बार फिर से पढ़ा देते हैं ताकि चीजें फिर से बार रिवाइज हो जाएं। पढ़े हो तो ठीक से समझ जाओगे, नहीं पढ़े तो पहली बार हो जाएगा। और जीनियस थे तो फिर मेरी क्लास में आए क्यों थे? वो तो कंफर्म है कि आप नहीं थे। आइए आइए अब आइए, क्लियर? हाँ इधर आइए। अब बच्चों अब हम लोग यहाँ एक बात बताएं। देखो ऐसा है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। मतलब कार्बन जो है वो छठा कार्बन बोला जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है। वही बात मैं कह रहा था, किसी भी एलिमेंट्स की आइडेंटिटी जो होती है वो उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है। एवरीबॉडी क्लियर? एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है। ठीक है, अब सुनो, अब अगर मैं बोलूं ये बताओ केमिस्ट्री में पहला एलिमेंट कौन? बहुत बढ़िया, क्यों? बहुत सही, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो सर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, बहुत सही, एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरा एलिमेंट कौन? तीसरा एलिमेंट कौन? चौथा एलिमेंट कौन?
पांचवा एलिमेंट कौन, छठवां एलिमेंट कौन, हमने पूछा ही नहीं। 82nd एलिमेंट कौन, 83rd एलिमेंट कौन और 112th एलिमेंट कौन। अच्छा, हमने क्या किया, एक ऐसे ही एक जनरल मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए, सारे के सारे 112 118 जो एलिमेंट एटम है सारे नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है सर, 82 के बाद आप लाइन क्यों लगाए हैं? 82 के बाद लाइन लगाने के पीछे एक कारण यह है, 82nd एटॉमिक नंबर के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं उनमें की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, और 82 एटॉमिक नंबर के बाद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में यह फीचर पाया जाता है। मैंने नहीं बोला कि सब में पाया जाता है, हाँ, लेकिन अधिकतर में पाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसकी वजह से एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। सुनो बच्चों, अब आप पूछोगे सर रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, असल में सुनो, जानते हो हम लोग जिस फ्यूल को यहां पे यूज करने वाले हैं, किसको? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तीन ही को पढ़ के रखो, आईएएस बन जाओगे, इससे जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तीनों के तीनों यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बच्चा ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। सबका एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर का है। नई बात समझ में आई? सबका एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर का है। अब सुनो, ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, एक देसी भाषा में अगर समझाऊं तो ये बहुत बड़े वाले पागल हैं। ठीक है, यानी इनको अगर तकनीकी भाषा में सही से बोला जाए तो बोला जाएगा एक अनस्टेबल एलिमेंट है, और समझने के लिए बोला जाए तो बहुत बड़े पागल वाले एलिमेंट हैं। हमको एक बात बताओ, नॉर्मल आदमी और पागल आदमी, इनमें से किसके सामने तुम लोग रहना पसंद करोगे? नॉर्मल, क्योंकि पागल बहुत खतरनाक होता है। एक बात और बताओ, इनडायरेक्टली हम तुमसे कुछ समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, पागल आदमी को हम लोग खुला छोड़ देते हैं क्या? तो पागल आदमी कहां होता है? किसी जगह पे बंद होता है, पागल खाने में, अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं। इसका मतलब पागलों को खुला नहीं छोड़ना है। सीधा मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा है, जो यूरेनियम है और जो थोरियम है जो प्रकृति में पाया जाता है, ये खुला खुला नहीं होता है। ये प्रकृति में अगर पाया गया तो पिच ब्लेंड के अंदर है। अगर थोरियम है तो मोनाजाइट सॉइल के अंदर है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इसमें से जब यूरेनियम को अलग करोगे तब वो खतरनाक होगा। रहने दो उसको पागल खाने के अंदर। जब थोरियम को मोनाजाइट सॉइल से अलग करोगे तब हो जाएगा खतरनाक। सुनो, रहने दो उसके अंदर। ओ, तो प्रकृति में यूरेनियम यहां है, प्रकृति में थोरियम यहां है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो पिच ब्लेंड है उसके अंदर यूरेनियम है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम है। नहीं तो अब यूरेनियम खुला खुला होता तो आज ऑस्ट्रेलिया में कोई इंसान ही नहीं होता, यूरेनियम क्या लेता? क्योंकि फ्री फॉर्म में पागल खतरनाक होता है, ईंट उठ चलाक मार देगा। तो फ्री फॉर्म में ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना, पागल वाले, इनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होता है। बचोगे नहीं, दिखेंगे नहीं सब, और तुम्हारी जान वन ले जाएंगे सब, मार देंगे सब। नहीं समझ में आ रहा है? तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में अगर करोगे तभी जाकर उसको यूज करोगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी एटम बम के लिए, नहीं तो उसको सुरक्षित तरीके से किसी चीज के अंदर रहने दो जिसके अंदर वो पाया जाता है। तो इसका मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट को यूज करने के लिए जिन नेचुरल चीजों में पाया जाता है वहां से उसको निकालना पड़ता है, और फिर हम उसको यूज में लाते हैं। कहां? या तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लें या तो उससे हम बम बना लें। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो हम आपको एनर्जी अब पढ़ाने जा रहे हैं उसका दो यूज है। उसका या तो कंस्ट्रक्टिव यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना लीजिए, और या तो डिस्ट्रक्टिव यूज करके बच्चा दुनिया को तबाह कर दीजिए, एटम बम बना लीजिए। नहीं बात समझ में आई? तो न्यूक्लियर एनर्जी के कितने यूज हो गए? दो। पहला हो गया कंस्ट्रक्टिव, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव, दैट इज द एटम बम। यह है पूरी कहानी। क्लियर? अब सुनो यहां पे और बताता हूं। अब समझ में है रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं यहां न्यूक्लियर फ्यूल में? बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है सब। इनसे तुम इलेक्ट्रिसिटी बना लो, एटम, और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाओगे, बताओ कितना बनेगा? बहुत सारा। अरे एटम बम की एनर्जी समझते हो? उतना अगर एनर्जी लेके पानी खौला दिया तो कितना स्टीम बनेगा सोचो, और कितना स्टीम बनेगा तो उससे कितना टरबाइन घूमेगा सोचो, और जब कितना टरबाइन घूमा तो उससे सोचो कितना डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा सोचो। अरे सोचो, ये 3 बार सोचना था। अब आओ,
अब सुनो, एक बात बताओ, हम लोग स्कूल टाइम एक चीज पढ़े थे क्या, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, सॉरी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 2 एटॉमिक नंबर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 3 एटॉमिक नंबर मतलब कितना? 3। ये बताओ 82 एटॉमिक नंबर के बाद क्या एलिमेंट यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 82 प्लस। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम जिसमें 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते? अच्छा एक बात और बताओ, जब हम लोग स्कूल टाइम में जब ये सब पढ़े थे तो हम लोग के टीचर लोग क्या बताते थे? हम लोग के टीचर लोग बताते थे जैसे से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी एटम की साइज होगी वो बड़ी होगी, और उसके लिए हम लोग के टीचर लोग एक पिक्चर उच्चर खींच के समझाने की कोशिश करते थे, है ना? जैसे ये बताते थे बच्चों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके चारों तरफ जो होता है पहला ऑर्बिट होता है, इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 यहां होंगे, और इससे ज्यादा होगा तो अगले में जाएगा, और उससे ज्यादा होगा तो अगले में जाएगा, उससे ज्यादा, तो यहां बताओ 82 इलेक्ट्रॉन में तो बहुत सारा बड़ा चाहिए ना, तो जैसे से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी एटम की साइज क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सबको लार्ज साइज ऑफ एटम बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं तो ये बड़ा। भैया घर में अगर मेंबर ज्यादा होंगे तो घर बड़ा होना पड़ेगा कि छोटा? बस यही इलेक्ट्रॉन है, यही कंसेप्ट है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग बेसिक खत्म करके अब एंटर मार रहे हैं कहां? न्यूक्लियर फिजन पर। हेडिंग डालो न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। इधर आओ। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? अच्छा एक बात और समझो, अगर यहां पे एटम की साइज बढ़ रही है तो सुनो उसका न्यूक्लियस ही बड़ा होता जाएगा, यानी यूरेनियम बोलो या थोरियम बोलो या प्लूटोनियम बोलो, सारे के सारे जो एटम हैं वो बड़े साइज के हैं, तो उनका न्यूक्लियस भी जो है वो बड़े साइज है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? किसी बड़े साइज के एटम का या उसके न्यूक्लियस का छोटे छोटे साइज के एटम या न्यूक्लियस में टूटना क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है। तो ठीक है, तो किसी बड़े एटम का छोटे छोटे एटम में टूटना फिजन कहलाता है, ठीक है। तो लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई, है ना, इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई। तो किसी बड़े साइज के एटम का आकार का छोटे छोटे एटम या आकार में टूटना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, ठीक है। दोज एनर्जी जनरेट दैट इज फिजन एनर्जी, कॉमा दोज एनर्जी जनरेट दैट इज फिजन एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग फिजन एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना। मान लो बच्चों ये आपका यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92 है, ये न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटता है, क्या बनता है? बेरियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर है 56, क्रिप्टॉन बनता है जिसका एटॉमिक नंबर है 36, 3 न्यूट्रॉन होता है ये है, और प्लस होता है हीट या एनर्जी। अब आप खुद देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटा तो 56 30 यानी 92 से छोटा छोटा बना, 3 न्यूट्रॉन बना, हीट या एनर्जी बना। इस हीट या एनर्जी से हम पानी को खौलाएंगे, स्टीम बनाएंगे, टरबाइन चलाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी बनेगा, डायनेमो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो जब तक है यूरेनियम तब तक है हीट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बच्चा इस पूरे के पूरे, भाई पीछे कोयले से भी क्या लिया था? कोयले से भी तो हीट ही गर्म करके लिया था। यहां पर जल कर नहीं, यहां पर न्यूट्रॉन यूरेनियम को तोड़ेगा तो उससे हीट बनेगा, और इस हीट को हम लोग यूज करेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी बना लो, इससे टरबाइन और चला लो पानी खौला के, और या तो बच्चा इससे तुम लोगों को जला के भस्म कर दो। दोनों चीजें हो सकती हैं, और वो हो जाएगा एज एन एटम बम। वो आपको मैं बताऊंगा कि एटम बम गिरता है तो क्या होता है सबसे लास्ट में, जब न्यूक्लियर एनर्जी खत्म होगी, अभी नहीं।
ओके, शॉर्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या होता है एटम बम का, आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वहीं पर एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, है ना, न्यूक्लियर विंटर, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया। अब यहां पे क्या दिखा सर, एकदम साक्षात दिख रहा है, 92 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, हीट एनर्जी निकली। इसका एग्जाम्पल क्या, लिख लो, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या था न्यूक्लियर फिजन में, लिखो परमाणु बम यानी एटम बम। पहला एग्जाम्पल हो गया एटम बम, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया यहां पे क्या, दैट इज एटम बम। ओके, एटम बम। एटम बम के अलावा और भी एग्जाम्पल लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो पहला हो गया एटम बम और दूसरा हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो पहला हो गया एटम बम और दूसरा हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट इज एटम बम और सेकंड हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब जरा समझना बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हुआ था उसका ठीक उल्टा, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर फिजन में विखंडन में देखा या जो संलयन में देखा, इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु यानी एटम्स वगैरह जब आपस से मिलकर किसी बड़े एटम्स या परमाणु या न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो लिख लो, है ना, व्हेन टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, व्हेन टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, जब दो छोटे छोटे एटम से उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं या भिड़ते हैं, है ना, व्हेन टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, है ना, एंड फॉर्म लार्ज साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, एंड फॉर्म लार्ज साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, ठीक है। तो दो छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं, वो फ्यूजन कहलाता है। एक बड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, उसको फ्यूजन कहते हैं। दोनों एकदम अपोजिट है ना। So when two small size of atom and nuclei fuse together and form a large size of atom and nuclei, those heat or energy generate, that is fusion energy. इस प्रोसेस में भी हीट और एनर्जी निकलती है ना, इस प्रक्रिया में भी, और उसको हम कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। तो ठीक है, उस हीट और एनर्जी से फिर पानी को गर्म कर लो, फिर पानी खौला लो, स्टीम आ जाएगा, टरबाइन घुमा लो, मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो, ये प्रोसेस यहाँ पे फिर हो जाएगा। सारी चीजें अल्टीमेटली हमें चाहिए ऊष्मा यानी गर्मी यानी हीट। अब चाहे वो कोयला से हो, चाहे वो यूरेनियम से हो। यहां भी क्वेश्चन लिख लो बच्चों, 1H2 + 1H2, है ना, एरो 2He4 2He4 और प्लस हो गया हीट आर एनर्जी, और प्लस हो गया हीट आर एनर्जी, और ये हो गया हीट आर एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं कहां, इसी हीट आर एनर्जी को हम यूज करते हैं कहां, एग्जैक्टली इसी हीट आर एनर्जी को हम यूज करते हैं पावर जनरेशन में, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखो एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में। एक तो लिख लो सन की एनर्जी, नेचुरल सन की लाइट आती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होती है। लिख लो नेचुरल सनलाइट, ठीक है, या सन की रोशनी, सूरज की रोशनी। तो पहला जो सन की एनर्जी होती है, सन के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। अगला लिखो बच्चों यहां पे, अगला एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बम। So another example is what? That is hydrogen bomb. Okay, another example हो गया, this is hydrogen bomb. दूसरा हो गया this is hydrogen bomb. ठीक है, अगला जाओ, हाइड्रोजन बम के बाद अगला लिखो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। तीसरा हो गया आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। ओके, कृत्रिम सूर्य वूरी के नाम से जाना जाता है, और वही ब्रैकेट में लिखना बच्चों ईटर। आगे बताऊंगा क्या है आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग ईटर के नाम से जानते हैं। वेट, अभी के लिए सिर्फ आप एज ए एग्जाम्पल लिख लो, अभी के लिए आप एज ए एग्जाम्पल लिख लो ईटर। ईटर क्या है, ईटर एक रिएक्टर है, आगे बताऊंगा। इस रिएक्टर के अंदर दुनिया वाले एक पूरा कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी काफी समय लगने वाला है, काफी पैसा है, मेगा रिसर्च बोलते हैं। ये चीजें अभी आगे समझ में आएंगी, अभी फिजन और फ्यूजन पे ही रहने दो। अब एक काम करो, ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन भी हो गया। अब एक काम करो, एक तरफ लिखो न्यूक्लियर फिजन, नहीं लिखो न्यूक्लियर फिजन वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूजन। एक तरफ फिजन हो गया, दूसरी तरफ फ्यूजन हो गया। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं, 3 लाइन के हैं, इसमें बहुत ज्यादा लाइन वाइन खींचने की जरूरत है नहीं।
2-3 लाइन में काम हो जाएगा। पहला तो मैं अगर ये पूछूं, ये बताओ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज्यादा हीट और एनर्जी कहां मिलती है? ठीक है, यानी कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लेस हीट और एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन जनरेट लेस हीट और एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन जनरेट लेस हीट और एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पे लेस हीट और एनर्जी, और वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन देखो तो जनरेट मोर हीट और एनर्जी, दे जनरेट मोर हीट और एनर्जी। तो फिजन में क्या है? लेस हीट और एनर्जी। फ्यूजन में क्या है? मोर हीट और एनर्जी। ठीक है, तो फिजन लेस हीट और एनर्जी जनरेट करता है, वहीं फ्यूजन जो है वो मोर हीट और एनर्जी जनरेट करता है। दूसरी चीज, अगर हम फिजन और फ्यूजन की बात करें, याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन में बच्चों होता क्या है, यहां पे न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं, है ना। ये यहां पर लिखोगे दे जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट, है ना, ये न्यूक्लियर वेस्ट बनाते हैं, दे जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट। और न्यूक्लियर वेस्ट खतरनाक होते हैं, उनमें रिडक्टिव एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इनको कहीं डंप करना अलाउ नहीं होता है, इनको हम रिसाइकिल करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा, इनके लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट है जो भारत में बनाया गया है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो तो हैव नो न्यूक्लियर वेस्ट, इनमें न्यूक्लियर वेस्ट ही नहीं होता। सो डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेस्ट, है ना, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर वेस्ट, इनमें न्यूक्लियर वेस्ट ही नहीं होता। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हैव नो न्यूक्लियर वेस्ट, गॉट इट, फाइन। अब यहीं पर एक चीज और बात कर लेंगे, देखो इन दोनों मामलों में अगर आप देखोगे तो आपको लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, फ्यूजन इज बेटर देन फिजन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फ्यूजन इज बेटर देन फिजन। अब यहीं पर हम लोग एक बात और करेंगे, सुनो, यहां पे क्या करने वाले हैं, फ्यूजन इज बेटर देन फिजन। देखो बच्चों, ऐसा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी लिमिटेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स। इसको हम या तो लिमिटेशन बोल रहे हैं और या तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। क्या है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ लिमिटेशन या प्रॉब्लम? इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, यानी अगर एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गया तो रुकता नहीं है और इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, दुनिया नहीं बोलना चाहिए, पूरी पृथ्वी और पूरे जीवन को खत्म कर सकता है। इतनी हीट और एनर्जी यहां पे निकलने वाली है। ओके, इतनी हीट या एनर्जी यहां पर निकलने वाली है। ओके, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर फिजन जो होता है इट कैन इजिली कंट्रोल, नॉट इजिली बट इट कैन कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल देम, तो वी कैन कंट्रोल देम, नॉट इजी बट यस वी कैन कंट्रोल देम। So not easy but we can control them. जब रिएक्शन कर चेन रिएक्शन होता है, ऐसा चेन रिएक्शन होता है जो कभी टूटता ही नहीं है, मतलब खत्म ही नहीं होता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां इंसान थकता ही नहीं, ऐसे समझ लो 1s2 + 1s2 = 2He4 हुआ, उधर से एनर्जी निकली, फिर He फिर टूट के हाइड्रोजन बन गया, फिर उधर चला गया, फिर टूट गया, फिर टूट गया, है ना। एक बार 500 मेगावाट तो 5000 हो गया, फिर 5000 यूज हो जाएगा, 50000 हो जाएगा, फिर 50000 हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ऐसे बढ़ाता रहेगा। ये रिवर्सेबल रिएक्शन वाले रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले, एक तरफ जाके रुक नहीं जाते हैं, वो फिर टूट के इधर आ जाते हैं, फिर वही तोड़ देते हैं, और हर बार उसका कई गुना ज्यादा हीट और एनर्जी बनती है, इसीलिए इसको अनकंट्रोल रिएक्शन कहते हैं। सन के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो अनकंट्रोल है, सन कभी बंद होने वाला नहीं है, जिस दिन बंद हुआ पृथ्वी बंद हो जाएगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, चलेगा। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। पहुंच गए उस टॉपिक पर जो हमारे यूपीएससी का डिमांड है। हेड ना लो, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है,
इतने सारे क्वेश्चंस हैं पीटी के, इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेंस के, शायद मैं नंबर भी ना बताऊं। इतना जरूर बता सकता हूं, पीटी में 7-8 क्वेश्चंस हैं और मेंस में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं। मतलब मैं नए पैटर्न की बात कर रहा हूं, मैं वो 11 के पहले पीटी और 13 के पहले की मेंस की बात नहीं करता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और मैं कभी भरोसा नहीं करता कि आप 30 साल का पेपर लगा लें। मुझे पता है 30 साल का पेपर लगा लेंगे तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे फिर तो, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। अब देखिए, भारत का न्यूक्लियर एनर्जी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस पर बेस्ड है? तो आपको पहले बता दिया था न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। आपने लिखा है, वो अलग बात है कि आपने जो लिखा है वो सो के लिखा है, इसलिए पता ही नहीं है वो चीज वहां लिखी गई है। तो आप जब न्यूक्लियर फिजन देखिए, वहां पे लिखा है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है, ठीक है। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात और बता दूं, भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इस पे पूरा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का है, ठीक है। पूरा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का है। और भाभा का ही कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों ने पूरा अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम सक्सेसफुल किया है। ना तो भाभा होते, ना हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आज होता, ठीक है। लिखो, डॉक्टर भाभा मेड 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। डॉक्टर भाभा मेड 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। डॉक्टर भाभा मेड 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर भाभा ने ही भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम बनाया है। इसको हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी आप सब जानते हैं इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। आपने पीछे इस बारे में लिखा है बच्चों, ठीक है ना, पीछे इस बारे में लिखा है। अब सुनो, ये पूरा 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है जो भाभा ने बनाया है? पहले हम लोगों को सारा लिखना पड़ेगा। पहला चरण यानी पहला स्टेज, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को जानना है कौन सा फ्यूल, कौन सा मॉडरेटर, कौन सा कूलेंट और कौन सा रिएक्टर। इसमें पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन सा फ्यूल, कौन सा मॉडरेटर, कौन सा कूलेंट और कौन सा रिएक्टर यूज किया जाता है। ऐसे ही फिर बात करनी होगी सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में भी भरे हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। फ्यूल कौन सा, मॉडरेटर कौन सा, कूलेंट कौन सा, रिएक्टर कौन सा। मैं सारे नाम लिखता जाता हूं। देखो, पहले स्टेज में जो फ्यूल है उसका नाम है यूरेनियम। मॉडरेटर एंड कूलेंट जो है इसका नाम है दैट इज हैवी वाटर। इसका जो नाम है वो है हैवी वाटर और इसको हम कहते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। रिएक्टर जो होता है वो है बच्चों प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दिस इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दिस इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये पहले स्टेज के रिएक्टर के नाम है जो पहली बार भारत में लगाए गए कॉमर्शियल पर्पस के लिए। फर्स्ट कॉमर्शियल रिएक्टर जो भारत में लगा वो PSWR ही था, जो आगे बताऊंगा, जो अमेरिका की मदद से भारत में लगा था। आपने एक और रिएक्टर का नाम सुना होगा जो भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है या ओवरऑल पहला, जिसका नाम है अप्सरा। आपने नहीं पढ़ा जिंदगी में, कभी पढ़ाई तो हम क्या करें। आज भी न्यूज़पेपर में जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है अप्सरा का नाम लिख ही दिया, जब भारत ने शुरुआत वहां से की थी, है कि नहीं। जैसे जब भी चंद्रयान 3 भेजा जाता तो फिर पहले ही वो बोला जाता है वो देखो हम लोगों ने बैलगाड़ी से साइकिल पे सामान रखकर अपना रॉकेट पहला भेजा था, साउंडिंग रॉकेट, है कि नहीं। चले, तब उस दिन लोगों को याद आता है ओ माय गॉड, देश में 75 साल में इतना सारा भी काम हुआ है कि हमारे देश के पास रेंज रोवर नहीं था उस समय हमारे प्रधानमंत्रियों के पास, और हम रिक्शा और साइकिल से उठा के रॉकेट भेज रहे थे। बताओ ये देश कहां से आया है। और आज हम लोग पीछे वाले लोगों को गालियां देते हैं, भाभा को गाली देते हैं, ये हमारे क्या नाम है सतीश धवन साहब को गालियां देते हैं, है ना। आप अगर ये बोल देते हैं 75 साल में देश में नहीं हुआ, तो आप हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी गालियां दे रहे हैं, जो आपको शर्म आनी चाहिए। नेताओं को दीजिए चलता है, लेकिन ऐसे मत बोले, ये बोलिए नेताओं ने उल्टा सीधा काम किया होगा। ये मत बोलिए कि देश में कुछ नहीं हुआ। अगर देश में कुछ नहीं हुआ होता तो आज आप रेंज रोवर में नहीं घूम रहे होते। चलिए, कुछ ज्यादा हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं। छुट बोलते हैं ना लोग तो चुभता है, क्योंकि हमको पता है कलाम साहब कैसे काम किए, पहला SLV कैसे सक्सेसफुल हुआ, सतीश धवन साहब को कितना झेलना पड़ा था वो कहानियां। क्योंकि मैं जिस जगह का हूं IIT दिल्ली में, हमारे टीचरों ने ये कहानियां सुनाई हैं हमको। भले वो लोग रिटायर हो गए क्योंकि लोग पुराने जमाने के लोग थे, अब हम लोग को बताया तो हम लोग आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। कभी ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा कि लेकिन कहानियां बताने की जरूरत क्या है UPSC के लिए, इसलिए उसको मैं तोड़ के छोड़ के निकल जाता हूं। चलिए,
इमोशनल हो जाएगा आप लोग। चलिए, आप लोग लोग ड्रामा करके इमोशनल कर रहे हैं। लाडली बहना, आइए इधर रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, उसमें कोई लाडली बहना नहीं, लाडली बहना होगी, बेवकूफ बनाते हैं सब। आगे बढ़े, यहाँ महिलाएं बैठती हैं जंतर मंतर पे, उठा के डंडा मार दी पुलिस, लाडली बहना। आइए, हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग यही सोचते भैया हमारे घर का नहीं थी कोई बहन और माँ, बच गए हम लोग, बस यही है हम लोग, स्वार्थी। आइए, और क्या स्वार्थी बोलेंगे। अब यही लोग हम लोग के लिए चारा फेंकते, हम लोग फिर इनके चारे में फंस जाते हैं। आइए आइए, बहुत बढ़िया। आइए, सब एक ही तरह के चमचे हैं, सब, कोई भी पार्टी ले लो, सब देश में सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब तुम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए, अब इसमें फ्यूल देखो, फ्यूल कौन सा है? प्लूटोनियम। फ्यूल है बच्चा प्लूटोनियम, ठीक है। मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर जो होता है वो है, यहाँ पे मॉडरेटर है जो जनरली क्या होता है, रेयरली यूज होता है। यहाँ जनरली हम लोग मॉडरेटर को यूज नहीं करते, तो मॉडरेटर रेयरली यूज होता है, ठीक है। कूलेंट जो होता है यहाँ पे, वो हम लोग एक्चुअल में लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं। और रिएक्टर जो होता है वो होता है ब्रीडर रिएक्टर।